हे गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज की स्टोरी ऐसी वाली है जो आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हो। जहाँ पर हमारे ड्रामे का मेन लीड जिसको एक सीधी सादी लड़की से बहुत गंदा वाला प्यार होता है, लेकिन शर्त ये था कि अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं तो उस केस में लड़की मर जाती है। तो बाकी सब कुछ के लिए आपको ड्रामा देखना पड़ेगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल में नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कहानी की शुरुआत ली फे से होती है। ली फे को उसके घर ओल्ड मैन था जो पिछले 30 सालों से इस फैमिली को सर्व कर रहा था। वो बोल रहा होता है कि आपकी फैमिली में आज तक कोई भी 30 साल से ऊपर बचा नहीं है। एक आपके दादाजी है और एक आपकी भी अभी एज 30 साल होने में सिर्फ 10 दिन बचा हुआ है। अगर 10 दिन के अंदर आपको वो लड़की नहीं मिली जिसके कमर पर स्टार शेप का टैटू है तो आप मर जाओगे और आपको कोई बचा नहीं सकता। आपको आपके फैमिली का कोर्स तो पता है ना मास्टर, ऐसा वो बोल रहा होता है। तब पता चलता है कि जो ली होता है, ली 30 साल होने वाला है और उसकी फैमिली में एक कोर्स था 30 साल तक अगर टैटू वाली लड़की ना मिली तो उस टाइम पे अगर वो उससे मैरिज ना कर पाया तो उस टाइम पे उसके घर के सारे मर्द मर जाते थे और उनमें से ही उसके डैड की भी मौत हुई थी। उसके 7 जनरेशन में एक उसके दादाजी बच पाए थे, एक तो वो और उसकी तो एज होने वाली थी। और हाँ, उसके दादाजी क्योंकि 30 साल से पहले वो लड़की ढूंढ पाए थे जो लड़की के कमर में टैटू था और उसके साथ उन्होंने शादी की थी। और अगर शादी किया जाता है तो उस टाइम पे वो कोर्स उसकी पार्टनर पर शिफ्ट होने वाला था और उसके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थे। यही सारी बातें उसके जो पर्सन थे उसे बता रहे होते और बोल रहे होते कि आपको 10 दिन के अंदर वो लड़की ढूंढना पड़ेगा जो आपकी ज़रूरत को पूरा कर सके। और तभी वो बोलता है, क्या वो लड़की आ चुकी है जिनका हमने यहाँ पर बुलाया हुआ था? तभी लोग बोलते हैं हाँ बॉस। उसके बाद वहाँ पर ढेर सारी लड़की को बुलाया जाता है। उसके बाद उसके कमर पर स्टार शेप का टैटू ढूंढने लगता है ली फेई। और तभी ली जो होता है एक लड़के के कमर पे टैटू सच में देखता है तो उस बात की वजह से वो उसके नजदीक जाता है और वो टैटू को चेक करने लगता है क्योंकि बनाया हुआ भी तो हो सकता है ना। तो ये टैटू आर्टिफिशियल था, मतलब इस लड़के ने ली फेई को पाने के लिए ली फेई की बीवी बनने के लालच में आकर ये किया हुआ था। तो ली फेई को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद वो वहाँ पर उसको डराने के लिए बंदूक चला देता है। उसके बाद माहौल बहुत ज्यादा पैनिक होता है और उसके बाद वो माफी मांगने लगती है। ली फेई जो होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में था जिस बात की वजह से वो वहाँ से उससे बोलता है कि इससे पहले मैं कुछ गलत करूँ यहाँ से दफा हो जाओ। उसके बाद वो रोते हुए, डरते हुए, बिनबिनाते हुए वहाँ से भाग जाती है। इन पैरेलल दिखाया जाता है इस ड्रामे के फीमेल इसी बेचारी बहुत ज्यादा परेशान थी। उसके स्टेप मॉम और उसका स्टेप ब्रदर आज उसे इस क्लब में जबरदस्ती लाए हुए थे। सीसी के डैड बीमार थे, उनको मेडिकल बिल पे करने होते थे और बहुत सालों से बीमार होने की वजह से सीसी बहुत स्ट्रगल कर रही थी और इस बात का फायदा उसके डैड, उसकी मॉम और उसका भाई उठा रहे होते हैं और उसे किसी रिच मैन के साथ क्लब में टाइम स्पेंड करने के लिए बोला जा रहा होता है। तो सीसी जब मना करते हैं तो उस टाइम पे वो लोग नहीं सुनते और उसे अपने बाप का वास्ता देने लगते। सीसी बेचारी क्या करती, सीधी सादी क्यूट सी लड़की और उसे दुनियादारी का इतना पता नहीं था तो बस रिक्वेस्ट कर रही थी। उसके बाद वो जैसे तैसे उन लोगों से एस्केप करके वहाँ से भागने लगती। बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है इस बात की वजह से अपने भाई से छूटकर वो आगे की तरफ भाग रही होती है। तभी वो वहाँ पर ली से टकराती है। ली को ऐसा लगता है कि ये भी उन्हीं में से एक लड़की है और ऑब्वियसली बात है, ली को ये पता है कि उसकी बीबी बनने के लिए तो कोई भी लड़की किसी भी हद तक जा सकती है। इसी में से एक लगी इसको सीसी। इस बात की वजह से उससे बोलता है कि चलो तुम भी। उसे उठाता है। वो बोली होती कि सर मैं यहाँ पर ये करने नहीं आई हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे जाने दो। उसे तो उठा के लेके जाता है और उसके बाद वो सोफे में रखता है और उसके बाद वो उससे बोलता है कि तुम जैसे गोल्ड डिगर लड़कियाँ कैसे होते मुझे अच्छी तरह से पता है। तुम्हें यहाँ पर इसलिए भेजा गया है ना ताकि तुम मुझे अपना बना सको। तो चलो बोलकर उसके बहुत क्लोज जाता है और तभी उसके कमर पे देखता है वही टैटू था जो साइन कर रहा था, जो ली के हाथ में भी था। उसके बाद उसे समझ में आ जाता है कि पिछले 30 साल से जिस लड़की का वेट कर रहा था वो यही है, मतलब सीसी। उसके बाद वो बोलता है कि यकीन तो आ नहीं रहा लेकिन इस तरह से मुझे तुम मिलने वाले थे फाइनली। उसके बाद उसके बहुत क्लोज, लेकिन सीसी बोलती है समय सब कुछ करने के लिए नहीं आई हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे बख्श दो। वो रोने लगती है। वो उससे बोलता है कि
तुम ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रहे जैसे कि मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊँगा। तभी वो बोल रही होती कि मैं यहाँ पर ये करने नहीं आई हूँ, मेरी स्टेप मॉम और मेरी स्टेप बाई ने ज़बरदस्ती मुझे यहाँ पर भेजा है, प्लीज़ सर मुझे जाने दो। और उसे धक्का देके वहाँ से चली जाती है। ली मन ही मन में सोचता है कि मैं किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। उसके बाद वो अपने बंदे को इस लड़की के बारे में पता करने के लिए बोलता है और वो बोलता है कि इसका बैकग्राउंड क्या है जान लो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सीसी जब रोते हुए बाहर जाती है, उसे कॉल आता है, उसके डैड जो हॉस्पिटल के वेंटिलेटर में होते हैं उन्होंने कॉल किया था और वो बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर देना बेटा, मेरी वजह से तुम्हें सब कुछ झेलना पड़ा है, तो आज मैं ये सब कुछ ख़त्म कर रहा हूँ। तब पता चलता है सीसी की तकलीफ को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए उसके डैड ने अपने आप को ख़त्म करने का ट्राई किया था। सीसी अपने पापा के पास जाती है, पापा को डांटने लगती है। उसके पापा उससे सॉरी बोलती है जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। उसके बीमारी के चलते सीसी को उसके मॉम और उसके स्टेप ब्रदर से बहुत ज़्यादा टॉर्चर होना पड़ता था। के बाद सीसी अपने पापा को बोलती है कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगी कि आपको कुछ हो। डोंट वरी डैड, किडनी का डोनर मिल जाएगा, मैं खर्चा निकाल लूँगी, आप टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। और तभी वहाँ पर उसको डॉक्टर आके ये बोलते हैं कि आपके पापा का किडनी डोनर जो भी है वो मिल चुका है और सारे पेमेंट भी वही संभालने वाला है। तभी वो बोलते हैं कि ऐसा कौन है। तभी वो बोलते हैं कि एक्चुअली किडनी डोनर कोई और है और पैसे का खर्चा जो भी मैनेज करने वाला है कोई और है, मिस्टर लीफ है, आपको शायद पता होगा उनकी बात। के बाद वो डॉक्टर को बोलते हैं कि क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ। वो बोलते हैं कि हाँ मिस्टर लीफ बाहर वेट कर रहे हैं आपका, जाके बात कर लो। उसके बाद वो चाहती है, वो दिखती है ली को, डरती है, वो बोलते हैं कि आप यहाँ पर। तभी वो बोलता है डोंट वरी रिलैक्स, मैं तुम्हें यहाँ पर कच्चा खाने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन हाँ मुझे तुमसे बात करनी है क्योंकि मेरी ज़रूरत की बात है। तभी वो बोलते हैं क्या। तभी वो बोलता है मैंने तुम्हारे डैड के सारे एक्सपेंसेस कवर कर लिया है और अभी तुम्हारे डैड का इलाज भी हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। वो बोलती है कि आपने जो मेरे लिए किया वो बहुत बड़ी बात है और मैं आपको पे बैक जरूर करूँगी। वो बोलता है कि तुम्हें पे बैक करने के लिए बहुत अच्छा मौका मिलेगा और तुम्हें करना भी चाहिए क्योंकि मैंने ये सब कुछ यूँ ही नहीं किया, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं कभी भी कोई घाटे का सौदा नहीं करता। वो बोलते हैं आपको क्या चाहिए। तभी वो बोलता है चाहता हूँ तुम मुझसे शादी कर लो। वो बोलते क्या। तभी वो बोलता है कि देखो मैं ज़बरदस्ती कुछ नहीं, ना ही मैं कुछ फ़ोर्स करने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ शादी कर लो। इन रिटर्न तुम्हारे पापा का सब कुछ मैं हैंडल कर लूँगा, प्लस तुम्हें एक अच्छी लाइफ़ की गारंटी मैं देता हूँ। और उसके बाद जो शिशि थी, वो वहाँ से सोच रही होती है, जाने वाली थी, वो उसे बोलता है कि टेक योर टाइम। तभी वो उसे बोलती है, क्या ये सब कुछ करके मुझे क्या करना पड़ेगा इन रिटर्न आपके साथ। तभी वो बोलता है नथिंग, मेरे साथ शादी कर लो और वाइफ वाली ड्यूटी पूरी करो। वो नहीं बताता क्यों। और तभी वो उससे बोलती है लेकिन मैं क्यों। तभी वो बोलता है किस्मत, शायद किस्मत हम दोनों को साथ लाई है, तो तुम्हारी मर्जी, अगर तुम इन सब चीज़ों के लिए तैयार हो तो तुम्हारे डैड का एक्सपेंसेस सब कुछ हैंडल हो जाएगा। और ये सुनने के बाद वो उससे बोलती है कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। वो बोलता है मैं तुम्हें वैसी लड़की सोच के भी प्रपोज करने नहीं आया हूँ, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद जो सिसी थी, बेचारी के पास ऑप्शन थोड़ी था, इस बात की वजह से वो उसके साथ शादी करने के लिए हाँ बोल देती है। और उसके बाद वो उससे बोलता है तो वेलकम टू माई लाइफ वाइफी, ऐसा वो बोलता है। नेक्स्ट दिन जहाँ पर ये दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लें, आपसे सवाल कर रही थी कि शादी को लेकर उसके क्या क्या सपने थे, लेकिन इस तरह से किसी अजनबी से इतनी बड़ी चीज़ के लिए मैंने शादी की। और तभी वहाँ पर आता है ली, कपड़े ओपन करने लगता है। वो थोड़ी घबराती है, वो बोलती है कि क्या कर रहे हो। तभी वो बोलता है वही वी आर इन अ डील राइट। तभी वो बोलती है पर मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। वो बोलता है तुम डर क्यों रही हो, हम दोनों हस्बैंड वाइफ है और ये तो नॉर्मल सी बात है। वो बोलता है तो तभी सीसी बोलती है बट सीरियसली आई एम नॉट रेडी। वो उसे बोलता है कि हम एक डील में हैं और हम दोनों को ही इस डील से फ़ायदा होना चाहिए। सिर्फ तुम्हारे पापा के इलाज जो ज़रूरी नहीं है ना, मैं जिस बात के लिए तुमसे शादी किया हूँ वो भी तो ज़रूरी है, ऐसा बोलता है। उसके बाद उसे पेट की तरफ पुश करता है एंड देन उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। एंड देन हमें पैरेलली दिखाया जाता है जहाँ पर उसका जो घर का केयरटेकर था उसने उससे क्या बोला था, खानदान का कोर्स मिटाने के लिए 30 साल के अंदर शादी करनी है। 30 साल से 7 दिन पहले तक भी चलेगा और 7 डेज तक कंटिन्यूसली डे और नाइट दोनों टाइम ही उस लड़की के साथ नाइट स्पेंड करो जिसके साथ आपने शादी की है, जिसके कमर पे वो स्टार वाला टैटू है। और 7वें दिन जब आप अपना काम ख़त्म करोगे तो वो जो श्राप है आपके फैमिली में लगा हुआ सारे मर्दों को, वो उस लड़की में शिफ्ट हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी और आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा। ये सब कुछ ली याद कर रहा होता है और अपना काम कर रहा होता है।
लेकिन बेचारी भोली भाली सिसी को थोड़ी पता है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। लेकिन वो एक अच्छी वाइफ होने के सारी ड्यूटी फॉलो कर रही होती है। इसी के दौरान ये सब कुछ चलता रहता है और हमें दिखाया जाता है अब 6 डे हुआ था, जहाँ पर जो सिसी थी वो स्विमिंग पूल में आती है, जहाँ पर ली स्विमिंग कर रहा होता है। उसके लिए कुछ फ्रूट्स लेके आई थी, लेकिन वो उसे अब स्विमिंग पूल में खींचता है। वो उसे बोलती कि यहाँ पर प्लीज, यहाँ पर तो नहीं, लेकिन हमें दिखाया जाता है उसे बोलता है कि हम दोनों लीगली मैरिड है और जगह थोड़ी मैटर करता है, डजंट मैटर के बाद दे अगेन गेट क्लोज टुगेदर। और हमें दिखाया जाता है तभी पैरेलली एक और कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन, यान्सी जो इस ड्रामे की फीमेल लीड और एक क्रीपी गर्ल है, और वो वहाँ पर आती है तो हमें दिखाया जाता है 2 लड़कियां उसे रोकती है और तभी वो बोलती है कि तुम्हें पता है तुम किसको रोक रही हो, इस फैमिली के होने वाली मैडम को। तभी वो बोलते है कि क्योंकि मास्टर ली ने ये बोला हुआ है कि कोई अंदर नहीं जा सकता, लेकिन उनको डरा धमका कर उसे वहाँ से जाने के लिए बोलते। उसके बाद वो अंदर की तरफ जाती है। दोनों बातें कर रही होती है कि ली तो इससे बहुत प्यार करता है और यान्सी भी उसको बहुत चाहती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, उस कॉस्ट को खत्म करने के लिए सब कुछ करना पड़ रहा है इन दोनों को, वरना ये दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। और इनफैक्ट जो यान्सी है वो तो इसे को बचाने के लिए अपाहिज बनी थी, तो बेचारे क्या कर सकते हैं, सब बातें हो रही होती है। और हमें दिखाया जाता है उसके बाद जैसे यान्सी अंदर जाती है तो वो देखती है कि लीफे तो किसी और लड़की को किस कर रहा था, उसे बहुत बुरा लगता है। और हमें दिखाया जाता है ली जब अपना काम खत्म करके वहाँ से अंदर चला जाता है, तो उसके बाद वहाँ पर जो सीसी थी उसके पास यान्सी आती है। यान्सी बोलती है ये लो कपड़े पहनो। तभी वो बोलती है कि तुम कौन हो, और तभी वो उससे बोलती है कि तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं, आई नो तुम ली की मिस्ट्रेस हो और तुम्हें तो पता ही है ना, आजकल के लड़के जब तक अपना मन नहीं भरता तब तक खेल लेते हैं, तो तुम उसके लिए बस टाइम पास हो या जस्ट अ टॉय टू हिम। जब मन भरेगा उसके बाद तुम्हें छोड़ देगा। तुम्हें क्या लगता है, यू आर समथिंग, और इसीलिए तुम्हें वो भाव दे रहा है या फिर तुम्हारे पास है, बस उसकी जरूरत हो तुम, ऐसा बोल देती है। और ये सुन के तो बेचारी उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि कोई भी बाहर वाली लड़की आके ये कैसे बोल सकती है, इन दोनों ने तो मेरे सर्टिफिकेट साइन किया। बात सीसी को यान्सी तो ये तक भी बोल देती है कि उसको अलग अलग लोगों के साथ खेलने का शौक है, तो तुम उसके लिए एक प्रीमियम पैकेज हो, मन भरेगा छोड़ देगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले सीन में वहाँ पर जो ओल्ड मैन होते हैं वो आते हैं और ली को ये बोलते हैं कि मैडम कहीं जा चुके हैं, उन्होंने कुछ छोड़ा हुआ है। उस टाइम पे वो जब वहाँ पर लेटर पड़ता है तो वो दिखता है लेटर में लिखा था कि मैं इन सब चीज़ों से बोर हो चुकी है, ह्यूमिलेटिंग मैरिज में आप मुझे वाइफ नहीं मानती और मैं ऐसे रिश्ते में रहना नहीं चाहती, मुझे माफ़ कर देना, मैं जा रही हूँ बोलकर वो ये भी लिखे थे कि आपका जो पैसा है मैं दिन रात मेहनत करके पार्ट टाइम वर्क करके पे कर दूंगी। उसे बहुत गुस्सा था बिकॉज अभी भी 7वां दिन हुआ नहीं था। और हमें दिखाया जाता है पैरेलली जब सीसी जा रही होती है तो बेचारी बहुत हार्ट ब्रोकन भी थी, सैड थी, और उसे तो पता नहीं है ना कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम कब खत्म होने वाला है। इन दिन हमें दिखाया जाता है तभी वहाँ पर कुछ लोग उसे बुली करने के ट्राई करते हैं। बेचारी बहुत बुरी तरह से फंस चुकी थी। ये बोलते हैं ना, जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेते तो दुनिया कभी भी आपके लिए स्टैंड नहीं लेगी। सीसी के साथ यही हो रहा था, लेकिन वहाँ पर लकीली लीफे पहुँचता है। लीफे एक हीरो की तरह एंट्री लेता है, उन लोगों को पीट देता है और उसके बाद वो सीसी जो है उसको कपड़े पहनाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो उससे बोलता है चलो यहाँ से। तभी वो बोलती है कि मैं इन सब चीज़ से बोर हो चुकी हूँ, तो प्लीज़ मैं आपके साथ नहीं जा सकती। वो बोलता है अरे श्योर, तुम्हारे पापा का और तुम ये कह पाओगी। वो बोलती है मैं एक डिसरिस्पेक्टफुल मैरिज में रहना नहीं चाहती। वो बोलता है सोच लो फिर। उसके बाद वहाँ से जाने वाला होता है, तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो ली होता है उसको वो रुकती है और बोलते हैं मैं आ रहे हैं आपके साथ। उसके बाद उसे गोद में उठा के घर की तरफ लेके चला जाता है। घर में जाने के बाद दिखाया जाता है वहाँ पर वो उससे बोलता है कि शावर लो और मेरा वेट करो। तभी वो उसे बोलती है कि मैं इसको कंटिन्यू करना नहीं चाहती, आई डोंट नो आप मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, लेकिन ये चीज़ अब मेरे लिए सही नहीं है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इन सब चीज़ों से। ऐसा बोलती लीफे को बोलती है कि ये मेरे लिए बहुत ह्यूमिलेटिंग है और मैं करना नहीं चाहती, मैं आपको पैसे पे कर दूंगी, भले ही मैं जब तक जिंदा रहूँ तब तक मुझे मेहनत करने की जरूरत पड़ी, मरते दम तक आपकी सेवा करूंगी, आप कुछ और बोलो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये नहीं। तब ये बोलता है कि तुम्हें बड़ी हिम्मत आ गई है, तुम्हें याद है तुम किस बात की वजह से मेरे पास आई थी और तुम्हें किस बात की ज़रूरत है, तुम बोल चुकी हो, या फिर तुम्हें पापा से बात करनी है। बोल के वीडियो कॉल लगाता है और वो बोलता है कि अगर तुम्हारे पापा को ये पता चलेगा कि तुम क्या क्या करके उनको बचाने की ट्राई कर रहे हो तो उनको क्या लगेगा, या फिर इस कपड़े को पहनकर तुम किसी और मैन को सीरीज करके पैसे कमाने के बारे में सोच रही थी, तो किसी और मैन के साथ सोना है मेरे साथ सोना है सेम थिंग ना, तो तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। उससे बोलते कि प्लीज़ ये मेरे साथ मत करो। तभी वो बोलता है अगर तुम
कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के बारे में सोचूँगी तो मुझे भी कुछ सोचना पड़ेगा ना। मैं बिज़नेसमैन और मैं हमेशा एक हाथ से देता हूँ तो दूसरे हाथ से लेता हूँ। मैंने तुम्हारे पर अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है एंड तुम्हारी हिम्मत होनी नहीं चाहिए दोबारा ऐसा कुछ करने की। एक बार मैं तुम्हें वापस लेके आया, दोबारा नहीं सोचूँगा वापस लाने की, बल्कि मैं बहुत सारे उल्टी-सीधी चीज़ें करूँगा जिससे तुम्हें और तुम्हारे पापा को पनिशमेंट मिल सके। नेक्स्ट टाइम मैं लाइटली नहीं लूँगा बेबी, ऐसा वो बोलता है। उसके बाद वो ना रोने लग जाती है। उसके बाद मजबूरन उसे इसके साथ तो रहना ही था क्योंकि उसके पापा को प्रॉब्लम में नहीं डाल सकती थी। उसके बाद वो उससे बोलता है, बाहर वाले लोगों ने तुम्हें छुआ हुआ है और ये कपड़े गंदे हो चुके हैं, जाओ ये पहनो और मेरे पास आओ। उसके बाद नेक्स्ट टाइम वो कपड़े चेंज करके आती है एंड उसके बाद वो उससे बोलता है मेरे पास आओ। उसके बाद दिखाया जाता है जो लीफे था उसे बोलता है मेरे पास आओ और उसके बाद वो दोनों का फिर से काम शुरू होता है। आज 6 डे था और हमें दिखाया जाता है यांसी नीचे तो खिड़की से उसे थोड़ा थोड़ा दिखता है कि अंदर क्या चल रहा है। वो तो जल बुन के राख होने लगती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यांसी थी उसे बहुत गुस्सा आता है और हमें दिखाया जाता है लीफे था वो अपना काम खत्म करके शावर लेके आता है तो वो दिखता है कि जो यांसी जो सीसी थी वो रो रही होती है और बोल रही होती है कि प्लीज़ मेरे पापा को छोड़ दो, मेरे पापा को जाने दो, उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा, जो करना है मेरे साथ करो। उसे बुरा तो लग रहा था उसके लिए। वो किसी को कॉल करता है, कुछ तो बोलता है और हमें दिखा जाता है अगले सीन जहाँ पर लीवे जाता है यांसी के पास और उसके बाद वो उसे बोलता है कि तुमने ऐसा कुछ क्यों किया। उसे पता चल चुका था कि सीसी के घर छोड़ के जाने के पीछे इसका हाथ था। वो रोने लगती है और बोलती है कि मैं तो एक अपाहिज हूँ और मैं तो तुम्हें बचाते बचाते ये हाल में पहुंची हूँ ना, और तुम इस तरह से किसी और लड़की को घर पे रख रहे हो तो मैं कैसे बर्दाश्त करूँ। और तभी वो उससे बोलता है कि आई नो तुमने मेरी जान बचाई है, इट मैटर्स मी अ लॉट, लेकिन उसके लिए मैं तुम्हें पे बैक जरूर करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें झूठी उम्मीद देना नहीं चाहता। वो उससे बोलती कि क्या तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती, क्या तुम उस लड़की को घर से भगा नहीं सकती। उसको बोलता है नहीं ये मैं नहीं कर सकता। उसके बाद वहाँ से वो चला जाता है और तो उससे बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद वो उठती है और वो बोलती है कि मुझे लगा ही था, मैं गुड फॉर नथिंग बनना नहीं चाहती और मैं कभी भी ऐसे हार तो नहीं मानने वाली। अगले दिन जहाँ पर वो यांसी जो होती है शिष्य को बोलते हैं चलो मैं तुम्हें एक जगह पे लेके जाती हूँ, वहाँ पर जाने के बाद तुम्हें असलियत पता चलेगा। और हमें दिखाया जाता है वो उस रूम में लेके चले जाते हैं जहाँ पर जो लीफ है उसके पूरे खानदान में जितने लोगों की भी डेथ हुई थी उन सबका वहाँ पर फोटोज था। वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है उसने तुमसे शादी इसलिए किया था क्योंकि वो तुमसे प्यार करता था या फिर ही वॉज इंटरेस्टेड इन योर बॉडी। बहुत बड़ी राज है जो तुम कभी जान नहीं पाओगी। और वो समझ नहीं पा रही थी कि सारे मरे हुए लोगों में से उसका फोटो यानी कि लीफे का फोटो भी वहाँ पर क्यों था। कुछ समझती उससे पहले ही वहाँ पर यांसी जो थी वो सारे कैंडल्स को वहाँ पर जमीन में गिरा देती है, आग लगने लगती है। वो मन में सोचती है कि अगर लीफे के दादाजी को पता चला कि तुम इस सबसे इम्पोर्टेंट रूम, इस घर में सबसे प्योर रूम में आई हो तो वो तुम्हें क्या करेंगे मुझे सीधा से बताए। मैं तुम्हें लीफे से तो अलग नहीं कर सकती, लेकिन लीफे के दादाजी उससे अलग कर सकती है। ऐसे लड़के को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे जो लड़की उसके घर के रूल्स को फॉलो ना करे। उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं, दरवाजा बंद कर देते। उसके बाद तो वहाँ पर धुआं धुआं होने लगता है और सीसी तो चिल्लाते रहते हैं कि प्लीज दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। इन दिन हम देखते हैं अब जब लीफे पूछता है अपने बंदे को कि कहाँ पर है सीसी, वो डरते डरते बता देता है कि जो यांसी है उसने सीसी को उस रूम में लॉक कर दिया जहाँ पर जाना फॉरबिडन था किसी और लोगों के लिए। और दादाजी अब बहुत गुस्से में और मास्टर आपकी वाइफ को लेके गए हुए हैं। और हमें दिखाया जाता है पैरेलली जहाँ पर सीसी जो होती है उसको बांध के रखा गया था और ये थे सबसे खतरनाक इस खानदान में बचे हुए पहले आदमी लीफे के दादा। वो उससे बोलते कि क्या तुम मेरे पोते की बहू हो। इस फैमिली में कभी भी उस सीक्रेट रूम पे बाहर वाला कभी नहीं जाता था। दादाजी तो बहुत गुस्से में थे और उसकी पनिशमेंट देने की बात ही कर रहे होते और सीसी बोल रहे होती कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता था और मैं इस फैमिली की मेंबर हूँ ना। तभी हमें दिखाया जाता है इससे पहले कि उसको मारा जाने वाला होता है तब वहाँ पर आता है हमारा बंदा और इसके बाद लीफे बोलता है दादाजी ये मेरी वाइफ है और इसको मैं नहीं बता पाया उस कमरे के बारे में और उसको ये नहीं बता पाया कि वहाँ पर नहीं जाना है तो मेरी गलती है, तो पनिशमेंट मुझे मिलना चाहिए। वो बोलते हैं कि नहीं तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगा, जिसने गलती की उसको मिलेगा। वो बोलता है पनिशमेंट
तब मिलता है जब उसने सच में गलती की, उसे पता भी नहीं था। और उसके बाद वो बैठता है और वो बोलता है मेरे पर कोड़े बरसाओ, और उसके बाद उसको पीटा जाने लगता है। और ये देखकर तो बेचारी सिसी शॉक में आती है कि मतलब इसने इसके लिए, वो मन मन में सोच रही होती है कि मैं तो इसके लिए खिलौना हूँ ना, तो ये मेरे लिए ये सब कुछ कर रहा है। और हमें दिखाया जाता है उसके बाद दादाजी को बुरा लगता है, क्योंकि अपने पोते को तो वो पिटवाना तो बिल्कुल नहीं चाहते थे, लेकिन रूल्स आर रूल्स। एंड हम देखते हैं अब जो हमारा बंदा था उसको वो मेडिसिन लगा रही होती है, रो रही होती है और बोल रही होती है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ, मुझे पता नहीं था वहाँ पर नहीं जाना है। वो बोलता है कोई बात नहीं, और वो उससे पूछती है कि पर उस कमरे में तुम्हारे भी फोटोज थे और तुम्हारा भी डेट ऑफ डेथ लिखा गया था, तो तुम कौन हो? तुम्हारे पास कोई सुपर पावर है क्या, या फिर तुम हो क्या? आखिर क्या सच है? वो बोलता है क्या तुम डर रही हो मुझसे? वो बोलते नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं जिनका आंसर मुझे अब तक नहीं मिल रहा। वो बोलता है तुम्हें मैं एक चांस दे रहा हूँ, तुम आज चले जाओ यहाँ से। वो बोलते पर क्यों, हम दोनों मैरिड है ना। तभी उसके सर को बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है। आज 7 डे था शायद, और उसे ऐसे बोलता है कि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम जाना चाहते हो ना मुझसे दूर, जाओ, आज मैं जाने दे रहा हूँ। वो नहीं जाती, उसे पकड़ के बैठती है, और तभी उसे बोलता है कि तुम्हें जाना चाहिए था, तुम्हें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए था। उसके बाद वो उसके क्लोज जाता है, दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। हमें दिखाया जाता है उसके बाद ये अपनी आंखें खोलता है तो वो तो सामने शीशे को बैठा हुआ पाता है। वो शौक में कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मतलब तुम ठीक हो? वो बोलती है हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें गला तो हो क्या गया था, तुम ऐसी क्यों बातें कर रही थी? उसे जोर से करके मन मन में बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भी कुछ होने नहीं दूंगा। फाइनली उसे ऐसा फील हुआ कि 7 देखो नाइट स्पेंड करने के बाद भी वो ठीक है, सही सलामती, उसे कुछ नहीं हुआ, मीन्स मे बी वो बच जाएगी। अब उसे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ, और वो बहुत कुछ था उसे हक करता है, और वो बोलता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। और सीसी स्माइल कर अपने टेम्पल में ली सच जानने के लिए कि इतना कुछ होने के बाद भी मतलब 7 डे और वो जिंदा है, ये पूछने के लिए गया हुआ होता है। तो वहाँ पर साइमन बोलते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ वक्त लगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि उसकी किस्मत में बचना नहीं लिखा और वो आप ही के लिए मरने वाली है। बस ऐसा हो सकता है कि कोर्स लगने में कुछ वक्त लगे या फिर कुछ दिन लगे, लेकिन वो मरेगी ज़रूर। और तभी वो ये बोल रहा होता है कि मुझे कुछ भी करके उससे बचाना है और मैं उसे जाने नहीं दे सकता, क्योंकि वो बुरी नहीं है, अच्छी है, मेरी वजह से किसी की लाइफ ख़राब हो मैं नहीं चाहता। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर बाहर ये बोला जाता है कि मैडम आई हुई है, इस बात की वजह से जो ली था वो छुप जाता है। उसके बाद शीशे आती है और वहाँ पर शिवन सर के सामने बैठती है और वो बोलती है कि मैं यहाँ पर आपसे माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ और मुझे अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करनी है। अगर आप मुझे कोई ऐसा सोल्यूशन बताए जिसकी वजह से उनकी उम्र लंबी हो तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनने के बाद वहाँ पर साइमन से बोलते हैं कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे हस्बैंड की लाइफ लंबी हो तो ऐसा हो सकता है कि इन रिटर्न तुम्हें अपनी लाइफ देनी पड़े। वो बोलती कि मुझे कोई अफसोस नहीं होगा अगर ऐसा होता है तो भी, बस मुझे अपने हस्बैंड के लिए अच्छी चीज़ें सोचनी है और उनके लिए खुशी मांगनी है। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं ये लो, ये एमुलेट एक ब्रासलेट जैसा था, तो कुछ तंत्र मंत्र किया गया हुआ एमुलेट और वो पहना देना ताकि वो हमेशा सेफ रहे, सुरक्षित रहे। और वो लेती और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। आर्ली को तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, जिस लड़की को वो यहाँ पर एजेंट बस प्रॉक्सी के रूप में लिया था, वो लड़की उसके लिए इतनी ज़्यादा सिंसियर थी। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि अब कुछ भी हो जाए लेकिन वो कभी भी उसको नहीं छोड़ने वाला, उसके साथ ही रहेगा। और हमें दिखाया जाता है पैरेलली जहाँ पर सिसी जो थी वो भी बहुत खुश थी, क्योंकि वो अब प्लान कर चुकी थी कि उसे ली के साथ एक अच्छी वाइफ वाली लाइफ जीनी है, चाहे जैसा भी हो जो भी हो। तो हमें दिखाया जाता है जैसे ली तक वो पहुँचती है, उसे गले लगाती है, उससे पहले ही वो गिर जाती है और उसका एमुलेट भी ज़मीन में गिर जाता है। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टर सेज कि कुछ नहीं, वो थोड़ी कमज़ोरी की वजह से हो सकता है, उनको भी आइडिया नहीं था कि इसको क्या हो गया है। तो वो कॉल करता है अपने साइमन सर को, फिर से कॉल करके पूछता है कि क्या हुआ था। तभी वो
बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है कि जो कोर्स है उसके इस बॉडी में अब धीरे-धीरे करके लगने वाला है, तो शायद वो ऐसे ही अपने आप को ख़त्म करेगी, अपने आप लाइफ़ ख़त्म करने वाली है। तभी हमें दिखाया जाता है शीशी उठती है, शीशी उठने के बाद लिव उसके पास जाता है। शीशी बोलती है कि मैं कहाँ पर हूँ? वो बोलता है तुम बेहोश हो गई थी तो हॉस्पिटल में हो, तुम थोड़ी-सी बीमार हो ना, थोड़ी कमज़ोर हो। और तभी वो बोलती है मेरा अमूल्य, तभी वो देता है और तभी वो बोलती है कि ये तो मैं तुम्हारे लिए लेके आई थी। वो बोलता है क्यों? तभी वो बोलती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो और हर वाइफ़ की ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करो, तो मैंने तुम्हारे लिए लंबी उम्र के लिए प्रार्थना किया था, ऐसा वो बोलती है। ये सुनने के बाद उसे बहुत गंदा फ़ील होता है, वो उसे बोलता है आई एम सॉरी। वो बोलती है क्यों? तभी वो बोलता है मैंने बहुत बार सारी चीज़ें तुमसे छुपाई है, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया हुआ है कि मुझे लाइफ़ को एक नई तरीके से शुरू करनी है और इसके लिए सबसे पहले तो मुझे अपनी सारी सच तुम्हें बताना चाहिए। तो मैं तुम्हें आज अपना सबसे बड़ा सच बताना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ। उसके बाद वो उसे उस जगह पे लेके जाता है जहाँ पर उसके सारे खानदानों का वो जो फ़ोटो में फ्रेम मतलब वो जो भी उसके खानदान के जितने लोग मरे थे, वहाँ पर वो फ़ोटो रखा हुआ था और वही मतलब जहाँ पर लास्ट टाइम घुसी थी और आग लगा दी थी एनसी ने। तो वहाँ पर जाने के बाद वो उसे सारा सच बताता है कि इसके खानदान में आज तक कोई भी मर्द 30 साल से ऊपर बचा नहीं सिवाय उसके दादाजी, क्योंकि उसके खानदान में मेल के ऊपर कास्ट है कि अगर 30 साल के अंदर कोई ऐसी लड़की जिसके कमर पे टैटू हो, ऐसी लड़की ढूँढ ना पाए, उससे शादी ना कर पाए और उसके साथ एक इंटीमेसी वाला रिलेशन ना बना पाए तो उस टाइम पे वो मर जाते हैं। और ये सुनने के बाद उसे बहुत बुरा लगता है, शॉक भी लगता है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन हाँ, इसने झूठ नहीं बोला था। वो बोलता है स्टार्टिंग में मैं तुम्हें इसी कोर्स को ख़त्म करने के लिए लाया था, इसके अलावा कुछ नहीं था, लेकिन अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये सुनने के बाद वो उसे पीछे से हक करती है और बोलते हैं कि अब किसी की जान नहीं जाएगी, हम सब एक दूसरे के साथ रहेंगे। बाद जो सीसी थी वो वहाँ पर प्रे करती है कि उसके हस्बैंड के साथ कभी कुछ गलत ना हो और सारी मुसीबतें उसके ऊपर पड़े। और वो उससे बोलती है कि आज तुमने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी सच को मेरे सामने रखा हुआ है और इसकी वजह से हमारा हस्बैंड एंड वाइफ वाला रिलेशन आज प्रॉपरली शुरू हुआ है। तो उसके बाद वो अपनी खबरें ओपन करने लगती है। वो उससे बोलता है कि तुम एक बार फिर से सोच लो, तुम बहुत बड़ी ट्रैप में फंसने वाली हो। वो स्माइल करते हुए बोलती है कि तुमने मेरी लाइफ को मुश्किल से आसान बनाने में बहुत मदद की, क्योंकि तुमसे मिलने से पहले मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी। देन बात और थी, ऐसा वो बोलती है। उसके बाद उसकी सेक्स पे किस करता है, दैट्स इट। और इस तरह से दोनों एक दूसरे के होते हैं। एंड अगले सीन जहाँ पर हमें दिखाया जाता है यान्सी लीफे को पूछती है कि अब तुम उसको कब भेज रही हो वापस, क्योंकि अब तो कोर्स वाला टाइम भी खत्म हो चुका है ना। तब वो बोलता है मैं नहीं भेज रहा हूँ। वो तो शॉक में, वो बोलते कि तो मेरा क्या? वो बोलता है मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है ना, और हाँ तुमने मेरी जान बचाई है उसका मैं व्यवहार कुछ और तरीके से करूँगा, लेकिन उसने मेरे लिए इतनी बड़ी सैक्रिफाइस की, वो मरते मरते बची है। देन शी डिजर्व और बेटर लाइफ और मैं वो लाइफ उसे देना चाहता हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ, तो भूल जाओ, मुझसे कभी तुम्हारी शादी होने भी नहीं वाली, ना ही मैं करने वाला हूँ। ऐसा वो बोल के वहाँ से वो चला जाता है। सीसी ग्रैंडपा के बर्थडे के लिए बर्थडे में जाती है, लेकिन ऐसा होता है कि लीफी कुछ काम की वजह से थोड़ा लेट आने वाला था और उसने प्रॉमिस किया हुआ था कि वो जल्दी आ जाएगा, लेकिन सीसी जो है वो चाहती थी कि वो खुद उसके दादाजी का दिल जीते। और लास्ट टाइम तो कुछ अच्छा इंप्रेशन नहीं रहा था, और वहाँ पर जाने के बाद सब लोग पहले तो उसको देखकर उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं कि मतलब देखने में तो इस घर के लगती नहीं है, क्लास नहीं है, ऐसी लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। और इस बात का फायदा यांसी उठाती है। यांसी पूछती है कि तुम यहाँ पर दादाजी के लिए क्या लेके आई हो। तभी सीसी जो है वो दादाजी के लिए एक बड़ा प्यारा एम्ब्रॉयडरी किया हुआ हैंकरचिप देती है, जो बिल्कुल भी उचित नहीं था इन गधों के लिए। और यहाँ पर सब लोग उसका मजाक बनाने लगते कि इतने बड़े फैमिली के अंदर आई हुई है और लिफाई की वाइफ होने का ड्रामा करती है, और इसके पास इतना नहीं है, ऐसे भी लिफाई के पास जो भी है उसको हड़पने का प्लान बना रही होगी ना, इसका तो कोई क्लास नहीं है। तभी उसका जो रुमाल था उसको तो जमीन में फेंका जाता है। और इनफैक्ट यहाँ पर जो यांसी थी, यांसी जो लेके आई थी उसकी कुछ ज़्यादा ही तारीफ होने लगती है और सब लोग उसको कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बोले होते हैं। और हमें दिखाया जाता है तभी वहाँ पर ऐसे भी पहला इंप्रेशन खराब हो चुका था बंदी का। और तभी आता है सीसी का भाई, और यहाँ पर आने के बाद वो अपनी बहन के सामने तमाशा क्रिएट करने की ट्राई करता है। पहले बोलता है कि मुझे 20 मिलियन दो, तुम तो पैसे दिए बगैर इस तरह से अंडरग्राउंड हो गए, और लास्ट टाइम तुमने कितना बड़ा तमाशा क्रिएट करवाया था। उसके बाद हमें
दिखाया जाता है जो सीसी थी वो बोल रहे थे दादाजी को छोड़ दो, लेकिन दादाजी को चाकू पे नोक कर रखकर बोलता है कि मुझे पैसे चाहिए दादाजी के सामने, और ज़्यादा इंप्रेशन खराब हो रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर सीसी जो है और डरे बगैर जाती है, उसके भाई का हाथ चाकू पकड़ती है जिसके चक्कर में उसके हाथ पे भी चोट आई हुई होती है। और बाद में हमें दिखाया जाता है दादाजी बहुत गुस्से में थे, पहले तो पूछते हैं कि क्या है सच में तुम्हारा भाई है, और यांसी यहाँ पर आग में घी थपने का काम करती है, बोलती कि हाँ ये दोनों भाई बहन है दादाजी। और तभी दादाजी बोलते हैं अभी कभी इन दोनों को यहाँ से फेंकवाओ, और हमें दिखाया जाता है जब उसे बाहर फेंका जा रहा होता है तभी वहाँ पर आ पहुँचता है लिफे। लिफे को लगा था कि उसकी वाइफ ही सब कुछ सिचुएशन संभालेगी, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो गया था और वो तो शॉक में उसके हाथ पे चोट दिखता है। पूछता है कि किसने किया, वो बोलते नहीं वो गलती से हो गया था। फिर से पूछता है किसने किया, तभी वहाँ पर जो यांसी थी वो बोलती है कि इसके खुद के भाई ने किया। यहाँ पर आके दादाजी को आउट करने की ट्राई कर रहा था, तो अब इतना तो होना था ना, चीज डिजर्व भी। तभी वो बोलता है तुमसे पूछा मैंने, और उसके बाद वो अपने बंदे को बोलता है कि इसके भाई को पकड़ो और उसके बाद उसको सजा दो। उसकी हिम्मत कैसे मेरी वाइफ को हाथ लगाने की। वो बोलते हैं नहीं कोई बात नहीं। तभी बोलता है मतलब यहाँ पर दादाजी ने भी तुम्हें कुछ ज़्यादा पसंद नहीं किया ना, लेट मी हैंडल इट। उसके बाद उससे लेके जाता है अंदर। दादाजी को बोलता है दादाजी आपको समझ नहीं आता, मैं इससे प्यार करता हूँ, ये मेरी वाइफ है। ऐसी जगह पे मैं क्यों आना पसंद करूँगा जहाँ पर मेरी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं हो रही है। और आपकी हिम्मत कैसे हुई, आप मेरे दादाजी हो लेकिन आप मेरे आसपास के लोगों को हर्ट करोगे। ऐसा हक तो मैंने आपको नहीं दिया ना। वो बोल रहे होते कि तुम क्या मेरी वजह इस लड़की के लिए मुझसे लड़ोगे। वो बोलते हैं हाँ क्यों नहीं लड़ूंगा, इस लड़की ने मेरे लिए बहुत कुछ किया हुआ है, तो इसके लिए इतना करना और थी और इससे भी कम है। उसके बाद वो रुमाल देखता है और वो बोलता है आपको पता है इसको बनाने के लिए इसने 3 दिन लगाया था, 3 दिन तक लेट नाइट तक बैठ कर इसने हाथों से बनाया हुआ था। खैर छोड़ो, आप लोग जैसे मनी माइंडेड लोग किसी की मेहनत और किसी के प्यार को थोड़ी। और तभी वहाँ पर यांसी बोल रही होती है कि देखिए दादाजी ये इसको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर चुकी है। और तभी वो हंसता है और बोलता है और तुम, मैंने लास्ट टाइम क्लियरली बताया था ना, मैं तुमसे कोई शादी वादी नहीं करने वाला, ना ही मैं तुमसे कोई रिश्ता रखना चाहता हूँ। फिर भी तुम पागलों की तरह आखिर मेरे दादाजी को भटकाने की ट्राई कर रहे हो, मेरे दादाजी को उल्टी सीधी बातें कहकर उनको गलत रास्ते में लाने की ट्राई कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए। वो बोलते नहीं मैंने कुछ नहीं किया। तभी लीफे बोलता है लेट मी क्लियर यू, चाहे मेरी वाइफ हो या ना हो, तुमसे तो मैं शादी नहीं करने वाला, इतना तो तुम्हें समझ आना चाहिए। और इंसान ना तब तक झेल सकता है जब तक वो झेलने की हिम्मत रखे, शक्ति रखे। तुम अपनी हाथों से अपनी हरकतों से मुझे परेशान कर रहे हो। अगर दादाजी जहाँ पर मेरी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं होने वाला वहाँ पर मैं आके क्या करूँगा। अगर आपको मेरे वाइफ से इतनी प्रॉब्लम है तो डोंट वरी, आज के बाद मैं भी आपके आसपास नहीं दिखूंगा। वो बोल रहे होते हैं कि इस लड़के के लिए तुम मेरे साथ, तभी वो बोलता है क्यों नहीं दादाजी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ के रिस्पेक्ट को बचाना मेरी जिम्मेदारी है। ऐसा वो बोलता है। तभी वो बोले होते नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम मेरी वजह से दादाजी के साथ। लेकिन मैडम जी का बटन ऑफ होता है, आई मीन टू से ओह वहीं पर ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो उसे उठा के मन ही मन में ये सोच रहा होता है कि तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर सकता, तुम्हें अगर कोई बुली करेगा तो उससे मुझसे जूझना होगा। उसके बाद वो वहीं पर बेहोश, तो उसे लेके हॉस्पिटल को जाता है, डॉक्टर आते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है वहाँ पर वो बहुत खुश होता है जब उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ मतलब सीसी प्रेग्नेंट है। उसका जो बंदा था वो भी खुश था और फाइनली ही वाज अबाउट टू स्टार्ट फैमिली। अपनी वाइफ को बताता है सीसी को। सीसी भी बहुत खुश थी क्योंकि फाइनली उससे भी एक परफेक्ट फैमिली जो हमेशा सपना देखा करती थी वो उसे मिलने वाला था। इतने ना हम देखते हैं जो सीसी होती है उसके लिए वो बहुत सारी चीज़ें प्लान करने लगता है। दोनों अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, एक कपल को सेट कर रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है अगले दिन जहाँ पर उसे पता चला कि उसके दादाजी ने जैसे लोग मरने के बाद जो इन मेमोरी ऑफ वाला जो बोर्ड बनाते हैं तो वो बना दिया था। उसके बाद वो उस मेट को पूछता है कि किसने बनाया, तो दादाजी ने। उसके बाद दादाजी के पास जाता है तो दादाजी वहाँ पर उसकी फैमिली में जो लोग मरे हुए उनमें से वो लिस्ट में सीसी को भी ऐड किए हुए थे। और गुस्से में वो बोलता है दादाजी ये क्या बदतमीजी है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी वो बोलता है कि क्यों नहीं कर सकता, मैं आराम से कर सकता हूँ। और तभी वो बोलता है कि पर वो 7 डेज 7 नाइट वाला कर्ज तो खत्म हो चुका है ना, मैं 30 साल का भी हो चुका हूँ और मेरी वाइफ भी जिंदा है और मैंने कर्ज को भी खत्म किया। वो हंसते हुए बोलते कि अगर मैं तुम्हें ये बताता कि
वो कर्ज तब खत्म होगा जब तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट होगी और एक बच्चे को जन्म देगी, तब जाके वो मरेगी और सारा कर्ज, हमारे खानदान का कर्ज खत्म होगा। तो तुम मानते? वो तो शौक में। तभी वो बोलते कि हाँ, क्योंकि एक कर्ज सिर्फ 7 दिन 7 रात की वजह से नहीं, बल्कि जब तक वो बच्चा पैदा कर न कर जब तक वो इस फैमिली के लिए बच्चा पैदा ना करेगी, नहीं होने वाला खत्म। और जैसे बच्चा पैदा उसके बाद खत्म। वो बोलता है नहीं दादाजी, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। वो बोलते हैं कि तुम एक लड़की के लिए? तभी वो बोलते हैं हाँ, आज के बाद सीसी के सामने इस फैमिली की कोई भी बातें नहीं बोलेंगे। अगर आप मुझे अपना पोता मानते हो तो अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो मैं बोल जाऊँगा कि आप मेरे दादाजी हो। तो प्लीज़ इतना मेरे लिए ज़रूर करना। और दूसरी बात, किसी को कुछ नहीं होगा, उससे मैं प्रोटेक्ट करूँगा, मेरे बच्चे को भी प्रोटेक्ट करूँगा, उसको भी प्रोटेक्ट करूँगा और आप मेरी बीवी से दूर रहो, ऐसा हो। बोल देता है, उसके बाद तो दादाजी का तो मुँह ही बंद हो जाता।